हेलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस किसी को प्रॉब्लम हो तो वो हाथ रेस करे, ठीक है। रेज योर हैंड। जो पिछला लेक्चर था उससे एक जो प्रॉब्लम कंटिन्यू था हमारा, उसमें एक चीज़ जो हमने मिस की थी वो थी कि हमने इस मिडिल पार्ट का सीबी कैलकुलेट नहीं किया था। वो आसान है, मतलब इस सेक्शन के लिए जो आपने मोमेंट इक्वेशन यूज़ की थी वो आप इस रिमेनिंग यहाँ तक आप यूज़ कर सकते हैं उसको, ठीक है। सो जो इक्वेशन इस सेक्शन के लिए आपने डिराइव की थी इन टर्म्स ऑफ एक्स, सो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर फ्रॉम डिस्टेंस फ्रॉम 15 to 30 एज वेल, ठीक है। यहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 15 to 30 दोबारा आप क्वार्टर्स में डिवाइड कर दें इसको। पहले आपने इस तरह क्वार्टर्स में वैल्यू ली और इसके बाद 15 प्लस 3.75 प्लस 3.75 प्लस 3.75 प्लस 3.75, इन सारे पे आप अगर वैल्यूज कैलकुलेट कर लें तो आपके पास एम ए, एम बी, एम सी आ जाएंगे। अब कुछ लड़कों को मसला इसमें था कि एम मैक्स कहाँ पे लेना है। तो एम मैक्स ज़रूरी नहीं है कि इन तीनों में से आपके पास आएगा, ठीक है। ये कुछ सिनेरियोज इस तरह होते हैं जिसमें एम मैक्स आपके पास इन तीनों में से आ जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एम मैक्स यही वाला होगा। समझ समझ आई? ज़रूरी नहीं है कि एम मैक्स इसमें से होगा। एम मैक्स आपके 15 में भी आ सकता है, 30 में भी आ सकता है। देखिए यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया हुआ है, जो एम मैक्स आपका आ रहा है एम एक्स इक्वल टू 30, इस पॉइंट पे आपके साथ मैक्सिमम मोमेंट आ रहा है। इस पे भी मोमेंट आ रहा है, इस पे भी मोमेंट आ रहा है। तो आपने ये पांचों वैल्यूज पुट करनी है इसमें कम अज़ कम, ठीक है। 15 पुट कर दें, फिर 18.75, फिर 22.5, फिर 26.25, फिर 30। तो जब आप ये सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। एम ए आपके पास 70.31 फिट के, एम बी आपके पास 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ से पता चल सकता है कि 22 स्क्वायर और 22.5 स्क्वायर ये 0 हो जाएंगे, ठीक है। एम सी आपके पास माइनस में 98.4 किप फिट, माइनस सिर्फ शोज की डायरेक्शन चेंज हो गई है, ठीक है। और इस पे मैक्सिमम का कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम आपने सिर्फ वैल्यू देखनी है कि उसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। एम सी आपके पास -98.44 किप फिट आ गया। इसके बाद आपके पास एम एट एक्स इक्वल टू 15, क्योंकि हम मिडिल सेगमेंट के लिए मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं और इक्वेशन भी पुरानी वाली यूज़ कर रहे हैं, सो उस पर हमारे पास 112.5 किप फिट आ गया, ठीक है। और एक्स इक्वल टू 30 पे भी चेक करना है ताकि हमें पता लग सके कि मैक्सिमम मोमेंट कहाँ पे आ सकता है। ये दो पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो ये जो डायग्राम हमें शो कर रहा है बेंडिंग मोमेंट का इस पर्टिकुलर लोकेशन में 15 to 30, तो नज़र ये आ रहा है कि 30 पे मैक्सिमम मोमेंट होगा, जो कि विच इज़ द केस, ठीक है। 225 के फिट आ रहा है, -225 के फिट शोज जस्ट द डायरेक्शन इन द अदर साइड। अच्छा, तो एम मैक्स आपने यहाँ पे देखे सी बी इज इक्वल टू एम मैक्स, यहाँ पे 225 पुट करेंगे, ए बी सी एज इट इज पुट कर लेंगे जो ये आपने यहाँ पे मालूम किया है क्वार्टर डिस्टेंसेस पे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद आपके पास सी बी की वैल्यू आ गई 2.632, ठीक है। सो ये वैल्यूज आपके पास आ गई है, यहाँ पे ये वैल्यूज कंप्लीट हो गई। इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने सिर्फ सी बी की वैल्यूज कैलकुलेट करनी थी, ठीक है, और कुछ नहीं करना था। अब आगे जाके हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में कि सी बी कहाँ पे इस्तेमाल होता है और इसके क्या इम्पैक्ट्स पड़ सकते हैं बीम की डिज़ाइन में। तो जो अभी तक हमने स्टडी किया है लेटरल टॉर्सनल बकलिंग फॉर बीम्स में, वो हमें ये पता चला है कि अगर आपके पास एल बी 0 हो, मतलब कंटिन्यूसली ब्रेस्ड हो। कंटिन्यूसली ब्रेस्ड का मतलब ये है कि हर पॉइंट पे उसको लेटरल सपोर्ट मिल रही हो, तो क्या होगा
आपके पास जो मोमेंट कैपेसिटी है वो एम पी इक्वल टू एफ वाई इंटू जेड एक्स होगी, ठीक है, जो प्लास्टिक मोमेंट के बराबर है। अच्छा, अब अगर आपके पास एल बी जो हो ज़ीरो से बड़ा हो या उसकी कोई वैल्यू हो, तो फिर आपके पास जो क्रिटिकल मोमेंट के लिए जो हमने इक्वेशन डिराइव की थी, जो कि सिर्फ इक्वेशन आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँगा मैं, ज़रूरी नहीं है वो हम कोड है उसको पिक करने के लिए। तो एम सी आर की जो इक्वेशन थी वो ये थी, ठीक है। इसमें आप ये नोट कर सकते हैं कि जो क्रिटिकल मोमेंट है, क्रिटिकल मोमेंट एम सी आर, वो डिपेंडेंट है आपके किस चीज़ पे, आपके ब्रेस्ट लेंथ पे डिपेंडेंट है, एल बी पे। जितना एल बी बड़ा होगा, जितना एल बी बड़ा होगा उतना क्रिटिकल मोमेंट छोटा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि एल बी जितना हम इंक्रीज करेंगे उतना उतना आपके पास क्रिटिकल मोमेंट कम होता जाएगा, या कैपेसिटी आपके पास आपके साथ कम होती जाएगी, ठीक है। इसलिए सबसे ज़्यादा मोमेंट जो आप कैपेसिटी आपको देते हैं वो आपको कंटिन्यूसली ब्रेस्ट बीम देता है, ठीक है। लेकिन अगर ब्रेसेस एट अ डिफरेंट लोकेशन लगे हुए हैं, उसमें एल बी डिस्टेंस है, तो फिर आपको क्रिटिकल मोमेंट मालूम करना पड़ता है। अच्छा, जब हम ये इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने ये एज्यूम किया था कि जो ये वाला जो मोमेंट है, ये वाला, ये कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब ये कि इसका डायग्राम कांस्टेंट है, और इस सी बी की वजह से हम इसको थोड़ा सा करेक्ट करते हैं, इसमें मैक्सिमम मोमेंट अपने कर्व को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो इसको इस तरह समझ लें, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट कर्व तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास यूनिफॉर्म हो। जिस तरह आपने पिछले एग्जांपल में देखा, हमारे पास इस तरह की कोई कर्व थी, ठीक है, इस तरह की कर्व थी, तो इट इज़ नॉट कांस्टेंट बेंडिंग मोमेंट। तो फिर उसको डील करने के लिए हमने ये सी बी की वैल्यू यूज़ की है, सी बी का पैरामीटर इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो अगर सी बी आपके पास वन गिवन हो, या आपके पास जो गिवन बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वो कांस्टेंट आ रहा है, तो आप ज़रा ये देखें कि एम मैक्स भी उतना ही होगा, एम ए भी उतना ही होगा, एम बी भी इतना ही होगा, एम सी भी उतना ही होगा, ठीक है। अगर आपके पास कांस्टेंट मोमेंट का कोई सिनेरियो आ रहा है, नॉर्मली आता नहीं है, लेकिन कांस्टेंट मोमेंट का अगर कोई सिनेरियो क्वेश्चन में बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दी गई हो, तो और आपको सी बी मालूम करने को कहा गया हो, तो फिर आप, चूंकि ये सारी सारी टर्म्स कांस्टेंट एक ही जितनी होंगी, तो अगर आप इनको ऐड कर दें, 2.5 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3, 12.5, नीचे भी 12.5, ऊपर भी 12.5, तो ये कैंसल आउट होके 1 बन जाएगा। तो इससे ये जाहिर होता है कि फॉर कांस्टेंट वैल्यूज ऑफ एम, सी बी हमेशा 1 रहेगा। और इससे एक और चीज़ भी जाहिर होती है कि अगर हमारे पास मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूनिफॉर्म नहीं है, इस किस्म की है, चेंज हो रही है उसकी मोमेंट हर पॉइंट पे, तो इसका मतलब ये है कि सी बी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी उसके लिए, ठीक है। जो कांस्टेंट के लिए 1 है, और अगर मोमेंट वेरी कर रहा है अलोंग द लेंथ, तो सी बी की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी या इक्वल होगी। तो ये आप जहन में रखें कि सी बी की वैल्यू 1 से कभी छोटी नहीं आ सकती। अगर एग्जाम में आपके पास 1 से छोटी आ गई, तो इसका मतलब है कि आपने क्वेश्चन गलत सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि थोड़ा सा को रिलेट करते हैं कॉलम बकलिंग को और बीम बकलिंग को। इसमें क्या चीज़ें कॉलम बकलिंग से डिफरेंट है, और क्या चीज़ें कॉमन है। कॉलम बकलिंग को का जो फिनोमेना था, उसमें हम किस तरह डील करते थे कॉलम्स को, और इस पर्टिकुलरली जो बीम्स है उसमें कैसे डील करेंगे आगे इसको सॉल्व करने के लिए ना। तो जो हमने पहले जो बात की थी कि कॉलम का जो आइडियल बिहेवियर डेविएट करता है, रियल बिहेवियर आइडियल बिहेवियर से डेविएट करता है, उसकी दो मेन वजूहत है, ज्योमेट्रिक इम्परफेक्शंस और रेजिडुअल स्ट्रेसेस, ठीक है।
और उस बेसिस पे हमने कुछ एक कर्व बनाई थी ये वाली, जिसमें हमने एक रेंज मुकर्रर की थी कि अगर उस रेंज से, ये रेंज मुकर्रर की थी अगर, या एंकर पॉइंट इसे हम कह देंगे, कि इससे अगर के एल और आर की वैल्यू छोटी होगी तो बकलिंग हमेशा इन इलास्टिक होगी, जो कि आपने ये वाला सवाल पर्टिकुलरली पेपर में हल भी किया था। तो किसी की इन इलास्टिक रेंज में आ रही थी, किसी के एल और आर वैल्यू जो है इस पर्टिकुलर फ्रैक्शन से ज़्यादा आ रही थी, तो उन्होंने फिर ये वाला इक्वेशन यूज़ किया था। तो वो इलास्टिक बकलिंग केस था। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसको क्लासिफाई करते हैं, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि आपने इसके बीच में ये एक बैरियर मुकर्रर किया था इस वैल्यू के इक्वल, कि इससे अगर के एल और आर की वैल्यू आगे पीछे होगी तो जोन्स चेंज होंगी, बकलिंग के जोन्स चेंज होंगे। अगर इससे पीछे होगी के एल और आर की वैल्यू तो इन इलास्टिक बकलिंग, अगर इससे ज़्यादा होगी तो इलास्टिक बकलिंग। ठीक है, तो ये अब हमने कॉलम्स के केस में पढ़ा था। अब इसी तरह सिमिलरली जो आपके पास बीम है उसमें आपके पास 3 जोन्स हैं। ठीक है, उसमें जोन 1 आपके पास, या डब्ल्यू शेप्स के लिए हम 3 रीजन्स डिफाइन करते हैं। ठीक है, 3 रीजन्स। जोन 1 में क्या होगा, फुल प्लास्टिक मोमेंट, कैपेसिटी उसकी फुल प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होगी। जोन 2 में इन इलास्टिक बकलिंग होगी, उस पर हम देख लेंगे कि उसको उसके लिए फिर मोमेंट कैपेसिटी कैसे मालूम करते हैं। और जोन 3 इलास्टिक बकलिंग होगी, उसके लिए भी कंडीशंस है कि एल पी और एल आर। अच्छा, अब यहाँ पे जैसे हमने ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारी जो थी एंकर पॉइंट थी, इससे आगे पीछे बकलिंग का फिनोमेना चेंज हो रहा था। इसी तरह जो बीम्स के केस है, बीम्स के केस में हमारे पास 2 पॉइंट्स हैं जिसको हम एल पी और एल आर से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर ब्रेस्ट लेंथ जो हमारे पास है एल बी, उसकी वैल्यू कहाँ है, कितनी है, उस पर डिपेंड करेगा कि किस टाइप के जोन में वो लाई करेगी और उसकी कैपेसिटी कितनी होगी। ठीक है, ब्रेस लेंथ जितनी होगी उसके मुताबिक हम उससे डील करेंगे। अच्छा, अच्छा, ईच ऑफ दीज जोन्स हैज मीन्स टू कंप्यूट द कैपेसिटी। ठीक है, जो जोन 1 है हमारे पास, उस पे जो हमारे पास कैपेसिटी है वो किसके बराबर है, वो हमारे पास सिंपल जो प्लास्टिक मोमेंट हमने कैपेसिटी आपने यूज़ की थी पिछले शुरू वाले कंटिन्यूसली बकलिंग केस में, उसी के बराबर होगी। अगर जोन 1 में एल बी का जो लेंथ है, आपके पास ब्रेस्ट लेंथ जोन 1 में लाई कर रहा होगा, तो आपकी कैपेसिटी प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होगी। इसके अलावा अगर जोन 2 में होगा तो फिर उसको हम इंटरपोलेट करेंगे प्लास्टिक मोमेंट में और एम आर में। ये आपको नीचे में आपको जब ग्राफ आएगा उसमें आपको समझ आ जाएगी कि जोन्स कैसे डिवाइड हुए हैं। और जोन 3 है, उसके लिए फिर हम एक थोड़ा सा मैथमेटिकल सोल्यूशन उसके लिए है, और एक फार्मूला है वो इस्तेमाल करेंगे उसके लिए। ठीक है, अच्छा, और इसके साथ साथ ये चीज़ नहीं बोलनी क्योंकि हमारे पास सी बी भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि आपकी वैल्यूज़ को काफ़ी अफेक्ट करता है। इन इन जो 3 जोन्स को का हमने जो जिक्र किया है, इसको ग्राफिकल फॉर्म में हम इस तरह डिनोट करते हैं। ये फॉर्म है उसकी, जो पिछला जो कॉलम के केस में था उसी उसी तरह का एक ग्राफ है जो कि हम बीम्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये हर सेक्शन के लिए अलग ग्राफ होगा। ठीक है, तो इसमें जो ये रीजन है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि अगर लेंथ की वैल्यू जो है एल पी से कम है, एल पी से, एल बी की वैल्यू इज लेस देन एल पी, तो आपके पास जोन 1 में ये सेक्शन लाई करेगा। ठीक है, इसकी कैपेसिटी हम जोन 1 के फार्मूलों के तहत मालूम करेंगे। और अच्छा, अब अगर अगर एल बी की वैल्यू जो है एल पी और एल आर के बीच में आ रही है, सही है, तो जोन 2 में लाई करेगा।
उस उसको मालूम करने का एक अपना तरीका होगा, ठीक है, उसकी स्ट्रेंथ मालूम करने का। यहाँ पे एक और, ये जो स्लोप है इसको हम क्या कहते हैं, इसको बीम फैक्टर कहते हैं। इट इज एम पी, ये ट्राइंगल की तरह इसको सॉल्व कर लें। एम पी जो भी इसका स्लोप है, सिंपल एम पी माइनस एम आर आपके पास इसके इक्वल होता है, ठीक है, और डिवाइड बाय एल आर माइनस एल पी। तो ये सिंपल बीम फैक्टर आप मालूम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसको हम कहाँ से पिक करेंगे। ये वैल्यूज हमारे पास सारी गिवन होती हैं, तो हमें कैलकुलेट करने की, कोई चीज़ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस टेबल से हमें पिक करना आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर एल बी की वैल्यू एल आर से बड़ी हो गई तो वो जोन 3 में लाई करेगा, ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ यहाँ पे इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि ये जो सॉलिड कर्व है, सॉलिड कर्व, ये उस केस के लिए है जब आपके पास सी बी इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। अगर आपके पास सी बी इक्वल टू 1 नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर इस डैश लाइन से वो कर्व शो हो रही है, ठीक है। थोड़ी सी कैपेसिटी बढ़ जाती है उसमें से, आपके पास सी बी अगर हम बड़ा यूज़ करेंगे। इसका इसके थोड़े से एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि सी बी जब हमारे पास 1 होता है, 1 सी बी इक्वल टू 1 होता है तो इस तरह का सॉलिड लाइन होता है, ठीक है। सी बी इज इक्वल टू 1.05 पुट करेंगे तो डैश लाइन नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। इस तरह सी बी इक्वल टू 1.10 के लिए इस तरह का, ये एक सेक्शन के लिए सिर्फ W24x76 FY इक्वल टू 50 के SI के लिए ये एक सिनेरियो एक्सेल में प्लॉट किया गया है, ठीक है, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि CB की वैल्यू से किस तरह स्ट्रेंथ पैरामीटर्स अफेक्ट हो रहे हैं। अच्छा, तो हमारे पास जो एंकर पॉइंट्स हैं वो जोन 1 2 3 के लिए ये है। एल बी, जोन 1 के लिए एल बी इज लेस देन एल पी, जोन 2 के लिए एल बी इज बिटवीन एल पी एंड एल आर, और जोन 3 के लिए एल बी इज ग्रेटर देन एल आर। अब ये मैं आपको सिखाऊंगा कि ये कैसे हम यूज़ करते हैं, लेकिन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे दो फार्मूले शेयर कर रहा हूँ। एल पी मालूम करने का फार्मूला ये है और एल आर मालूम करने का फार्मूला ये है। ये मैथमेटिक्स ये डिराइव की गई है, लेकिन आपको डिराइव करने की ज़रूरत नहीं, आपको बस सिर्फ इसका यूज़ आना चाहिए फॉर डिज़ाइन पर्पसेस, ठीक है। ये हालांकि लगता ये है कि ये डिराइव करने में थोड़ा मुश्किल पेश आई होगी कि, लेकिन डिराइवेशन में ये मुश्किल है असल में। लेकिन लेकिन इस फार्मूले से घबराने की ज़रूरत नहीं है, हम ये वाली यूज़ नहीं करेंगे, हमारे पास ऑलरेडी टेबल फॉर्म में ये वैल्यूज़ मौजूद हैं हर सेक्शन के लिए, वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। वो भी मैं आपको भी तरीका सिखाता हूँ आने आगे स्लाइड्स में। अच्छा, अगर जोन 1 का तो हमने कैलकुलेट कर लिया कि अगर सिंपल जोन 1 में है तो इट विल बी इक्वल टू एम पी इक्वल टू एफ वाई इंटू जेड एक्स, उसकी कैपेसिटी प्लास्टिक मोमेंट के बराबर होगी। अब जोन 2 में अगर आ गए हम लोग तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ये है कि एम एन जो होगा वो इसके बराबर होगा, इन दोनों में से जो कम होगा, इन दोनों में से जो कम होगा, इन दो कैपेसिटीज में से वो हम लेंगे, ठीक है। और ये जो, अच्छा, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये स्लाइड्स में सिर्फ मैथमेटिक्स की गई है, बाकी आपका एंड रिजल्ट यही बनेगा। सो इस पे फोकस करते हैं और देखते हैं कि ये वैल्यूज़ हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, ये मैं ज़रा आपको बता दूं कि ये वैल्यूज़ हम कहाँ से उठा लेते हैं, चले मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका टेबल 3-2 है, ठीक है। अच्छा, आप ज़रा आप गौर से देखें कि यहाँ पे 5 BMPX ये वैल्यू, 5 BMRX, और ये 5BF LP LRIX, और 5 5V VNX। दिस इज shear capacity, this is moment of inertia,
दिस इज एल आर जो हम लिमिट डिस्कस कर रहे हैं अभी, एल पी की लिमिट, ये बीम फैक्टर आपके पास ऑलरेडी कैलकुलेटेड है सब कुछ, ठीक है। और एम पी और एम आर भी यहाँ पे मैंशनड है। अच्छा, हमारे पास अभी 10 मिनट रह गए, इसमें मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर नेक्स्ट सेशन में एग्जांपल्स की तरफ आते हैं। अच्छा, एल के लिए जोन 3 के लिए क्या करेंगे? अगर जोन 3 में आ गया आपके पास ब्रेस्ट लेंथ की जो वैल्यू है, अगर जोन 3 में आ गई तो फिर क्या करेंगे? फिर उसके लिए एफ सी आर कैलकुलेट करेंगे। एफ सी आर बी की वैल्यूज़ भी, इससे घबराए मत, ये वैल्यूज़ हम पिक करेंगे टेबल 1-1 से, ठीक है। तो जब एग्जांपल्स करेंगे तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी कि हम इसको किस तरह ये जो सारी वैल्यूज़ हैं पिक करते हैं और किस तरह इसकी मोमेंट कैपेसिटीज हम मालूम करते हैं, ठीक है। और जो इसका जो फाइनल मोमेंट होगा वो भी इसी दो इक्वेशंस के थ्रू हम मालूम करेंगे, और इसमें से जो कम होगा वो हम पिक करेंगे, ठीक है, कैपेसिटी। यहाँ पे एक और चीज़ आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ पे जो एल बी है ये आपने इंचेस में लेना है, क्योंकि आर टी एस आपके पास इंचेस में होता है। तो आपने यहाँ पे ये ख़ास ख्याल रखना होगा कि ये आप इंचेस में लें, यूनिट कन्वर्जन्स का ख़ास ख्याल रखना होगा इस पर्टिकुलरली एग्जांपल में। चलें, अभी ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऊपर कि ये वैल्यूज़ हम कहाँ से उठाते हैं। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे टेबल 3-2 में मैंशनड होती हैं, बस आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना होगा। एक ये 5 BMPx आ गई, ठीक है, जो ये वैल्यू है, ठीक है। MRx जो है वो ये वैल्यू है, बीम फैक्टर की ये वैल्यू है, LP दिस, LR दिस, IX दिस, और 5 ENX शेयर कैपेसिटी आपकी ये। तो आपके पास सारी वैल्यू ZX टेबल में बहुत यूज होती है, ठीक है, सारी मौजूद है ZX टेबल में आपके पास। अच्छा, ये पर्टिकुलर स्लाइड आपको याद होना चाहिए हमेशा कि जो हमारे पास, अगर ये स्लाइड आपको याद है तो आप इस क्वेश्चन में गलती नहीं करेंगे। यहाँ पे फ्लो, ये वही फिगर जो है, जो ग्राफ है, इसको मैथमेटिकली यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया। अगर एल बी की वैल्यू एल पी से कम है तो फुल प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी लेंगे, जोन 1 में लाई कर रहे हैं, और उसका 5 Mn इसके बराबर होगा, ठीक है। अगर हमारे पास एल बी की वैल्यू जो है वो इन दोनों के बीच में, ये ज़रा थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, एल बी की वैल्यू इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, एल पी और एल आर के बीच में लाई कर रही है, तो जोन 2 में होगा, और इसकी कैपेसिटी हम इस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। और अगर जोन 3 में है, एल बी, यहाँ पे भी गलती है, एल बी इज़ ग्रेटर देन एल आर, तो जोन 3 में लाई करेगा, और उसको पहले हम एफ सी आर मालूम करेंगे, और फिर ये वैल्यूज़ तो टेबल में मिल जाएंगी, तो इसमें से फिर मिनिमम सेलेक्ट करके आगे चलेंगे। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि सी बी की वैल्यू जो है आप इस फार्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और एक टेबल है 3-1, टेबल 3-1, उसमें भी आपको कुछ कंडीशंस गिवन, कुछ कंडीशंस गिवन है। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आपको अगर एग्जांपल के थ्रू मैं करवा दूं तो आपको इंशाल्लाह ये सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो जो पहला एग्जांपल है वो डिस्क्रीटली ब्रेस्ड फ्रेम के लिए है। एल बी का डिस्टेंस जो हमें दिया गया है वो 15 फीट है, ठीक है, 15 फीट एल बी है। इसके साथ साथ यहाँ पे देखने की बात ये है कि यहाँ पे ये बीम सिमेट्रिक है, तो इसको भी हम मद्देनज़र रखेंगे, अपनी कैलकुलेशन को जितना कम कर सकते हैं वो करेंगे। तो ये भी एक चीज़। जी शकील खान। वो सर समझ गए सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो सही। अच्छा, अब ये क्वेश्चन गिवन है कि आप आपसे पूछा गया है कि इसकी
मोमेंट कैपेसिटी चेक करे, शेयर कैपेसिटी चेक करे और डिफ्लेक्शन लिमिट चेक करे, लाइव लोड डिफ्लेक्शन लिमिट, ठीक है। और ये बीम कौन सा है, W24x76, और डेड लोड शोन इंक्लूड्स बीम सेल्फ वेट। तो इसमें हमने बीम सेल्फ वेट नहीं इंक्लूड करना, बस इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ठीक है। यहाँ पे ये बात नोट कर रहे हैं कि ये सिमेट्रिक सेक्शन है, तो इसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके अलावा एक और एग्जांपल हम करेंगे, एग्जांपल 2 इस या नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो भी देख लेंगे। खैर ये बाद में करेंगे, लेकिन ये एग्जांपल, ये जो पहला वाला एग्जांपल है उसमें हमने क्या किया, डेड लोड हमारा गिवन था, लाइव लोड गिवन था, एल बी टोटल एल गिवन है और एल बी गिवन है। एल बी 15 है, हाफ ब्रेस्ट, ठीक है, मतलब बीच में ब्रेसिंग लगाई। तो हमने क्या किया, उसकी लोडिंग्स कैलकुलेट कर ली। ये आप इसकी प्रैक्टिस हो गई होगी आपकी। जो एम यू है हमने कैलकुलेट कर लिया फॉर डेड लोड, फॉर लाइव लोड और टोटल एम यू, ठीक है। इसी तरह शेयर भी हमने कैलकुलेट कर ली, वी डी फॉर डेड लोड, फॉर लाइव लोड, और फिर वी यू भी कैलकुलेट हो गया। तो ये वैल्यूज हमारे पास आसानी से आ जाती है। इसमें ये स्टेप 1 है, ठीक है, ये आसान है। इसके बाद हम क्या करते हैं, W12x76 सेक्शन पे जाते हैं। कौन सा टेबल इस्तेमाल करते हैं, टेबल टेबल 3-1 3-2 सॉरी 3-2 टेबल इस्तेमाल, कॉपी उठ गया। टेबल 3-2 इस्तेमाल करते हैं। टेबल 3-2 इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी हम कैपेसिटी मालूम कर सकते हैं। ये कैपेसिटी आ गई है, ठीक है। इसके साथ साथ इसका आई एक्स मालूम कर सकते हैं, इसका वी एक्स भी मालूम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यूज मैंने यहाँ से पिक कर ली। इसके साथ साथ एक और चीज़ भी पिक की, यहाँ पे आपको इस कॉलम में देख लें, एल बी और एल आर, एल पी और एल आर की वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, 6.78 19.5 फीट, ठीक है। तो हमने वो वैल्यूज नोट की। एल बी की वैल्यू 15 है, जो कि इसके बीच में लाई कर रही है। सो हमें पता लग गया कि ये जोन 2 में लाई कर रहा है। अब उसकी कैपेसिटी हम इस तरह कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हम बाकी वैल्यूज जो लेंगे वो कैसे लेंगे, सबसे पहले चले सबसे पहले ये वाली वैल्यूज पिक कर लेते हैं ना, ये वाली वैल्यूज पिक कर लेते हैं तो आसानी हो जाएगी। फिर उसके बाद सी बी वैल्यू मैं आपको बताता हूँ कैसे कैलकुलेट करते हैं। अच्छा, 750 इसकी एम पी एक्स की वैल्यू आ गई। पी एफ की वैल्यू जो है हमारे पास है 22.6। एल बी एल पी ये नोट कर लिया हमने, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। लेकिन सी बी की वैल्यू मैंने कहाँ से पिक की है मैं आपको बताता हूँ, टेबल 3-1 से। टेबल 3-1 में आपके पास डिफरेंट लोडिंग कंडीशंस हैं, ठीक है। अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है, 2 पॉइंट लोड लगे हुए, 3 पॉइंट लोड लगे हुए हैं अक्रॉस द स्पैन इक्वल डिस्टेंस। यहाँ पे देखें, अगर हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगा हुआ है और हम ब्रेसिंग जो प्रोवाइडेड है, ब्रेसिंग वो मिड पॉइंट पे प्रोवाइडेड है, तो फिर क्या होगा, आपके पास एल सी बी की वैल्यू क्या आ रही है, 1.3, ठीक है। तो हम यहाँ से डायरेक्ट भी पिक कर सकते हैं अपनी लोडिंग कंडीशन को देखते हुए। तो हमारे पास जो लोडिंग कंडीशन थी ऊपर, वो क्या थी, वो ये थी कि इट्स सिंपली सपोर्टेड बीम, हमारे पास लोडिंग कंडीशन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड विद ब्रेसिंग एट द सेंटर। सो सी बी इक्वल टू 1.3 हम इसलिए ले रहे हैं, ठीक है। सी बी वैल्यू ली, इस फॉर्मूले में हमने वैल्यूज पुट की, हमारे पास 733 आया। ये वैल्यू हमने नोट की हुई है। तो इसका ये है कि 750, तो इन दोनों में से हम कम वैल्यू लेंगे, विच इज 733.5 के फिट, ठीक है। तो मोमेंट में एडिक्वेट है। शेयर कैपेसिटी 5 ENX हमने मालूम की थी और 94.5 इसी टेबल में से, मतलब लाइक 5 ENX की वैल्यू हमें मिल गई और हमने कैपेसिटी कैलकुलेट की। डिफ्लेक्शन में आपको नेक्स्ट ये जो लेक्चर शुरू होगा उसमें आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। आप नेक्स्ट लेक्चर इसी पासवर्ड और इसी लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं।
ठीक है।